गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स में मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है कि यदि मकान वर्ष पर्यंत खाली रहा हो। सेकंड है गत वर्ष में डूबत किराए की वसूली हुई हो एवं पूर्व वर्षों का किराया बढ़ी हुई दर से प्राप्त हुआ हो तो उसका किस तरीके से वो कर योग्य होगा, इसके नियम हैं। थर्ड है कि मकान व्यापार के कर्मचारियों को रहने के लिए किराए पर दी जाए तो उसके नियम क्या होंगे। फोर्थ पॉइंट है प्राप्त किराए की राशि 2,40,000 रुपये से अधिक होने पर प्राप्त राशि को सकत करना, कि अगर किसी को 2,40,000 रुपये से अधिक किराया प्राप्त होता है तो उसे ग्रॉसअप करना होगा। और फिफ्थ है मकान संपत्ति पर कुछ व्यक्तियों का संयुक्त स्वामित्व हो, यानी जब कोई मकान है जिस पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व है तो किस तरीके से उस पर होने वाली आय की गणना की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मकान वर्ष पर्यंत खाली रहा हो, यानी गत वर्ष में यदि मकान पूरे साल खाली रहा हो तो उसके लिए 4 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली है कि जब मकान किसी व्यक्ति के रहने या व्यापार करने के लिए काम लेने योग्य ही न हो, यानी यदि कोई मकान ऐसा है जिसका कोई टूट गया है, पुराना हो गया है या टूटने की संभावना है और इस वजह से वो काम में लेने योग्य नहीं है, तो या मकान का निर्माण कार्य गत वर्ष में पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यानी वो शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगा। सेकेंड स्टेज है कि जब मकान करदाता द्वारा गत वर्ष में अन्यत्र स्थान पर सेवा अथवा व्यापार के लिए जाने के कारण खाली रहा हो, यानी करदाता का कोई मकान है जो वो निवास हेतु प्रयुक्त रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड एक ही मकान है और उस मकान को गत वर्ष में करदाता अपनी नौकरी की वजह से उस मकान का उपयोग नहीं कर पाया है, वो मकान बंद रहा है, तो ऐसे मकान वार्षिक मूल्य 0 माना जाता है। और इस दशा में केवल अगर उस मकान को बनाने के लिए ऋण लिया गया है तो उस पर जो ब्याज दिया जाएगा उस ब्याज की कटौती निर्धारित सीमा तक मिलेगी और उतनी राशि से उस मकान की आय ऋणात्मक हो सकती है। थर्ड है जब मकान इसलिए खाली रहा हो कि करदाता का उद्देश्य उसे स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाना हो। यदि करदाता का कोई मकान है और उसको उसने इसलिए खाली रखा है वह स्वयं उसमें रहेगा, तो ऐसे मकान की कर योग्य आय जब हम ज्ञात करेंगे तो उसे ये माना जाएगा कि जैसे वो किराए पर उठाया गया हो और उसका जो उचित किराया है उस आधार पर मूल्यांकन करते हुए नगर परिषद के कर, वैधानिक कटौती और ब्याज की कटौती भी उस मिलेगी, यानी करदाता ने मकान इसलिए खाली करवाया कि वह उसमें रहेगा। फोर्थ पॉइंट है जब मकान इसलिए खाली रहा हो कि कोई उचित किराएदार नहीं मिल रहा है, तो मकान गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में किराए पर देने के लिए पूरी रूप से तैयार था, लेकिन उचित किराएदार न मिलने के कारण वो किराए पर नहीं दिया जा सका है, तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य 0 माना जाएगा। और इस दशा में नगर परिषद के कर यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस और ब्याज की कटौती मिलने से उस मकान की आय ऋणात्मक हो सकती है, तो वार्षिक मूल्य 0 लिया जाएगा और ऋणात्मक आय जो होगी वो ब्याज की कटौती और कर की कटौती होने से, तो ऐसी स्थिति में इस मकान पर वैधानिक कटौती जो 30% दी जाती है वो नहीं मिलेगी। तो इन चारों ही पॉइंट को एक टेबल में समझा गया है। ये टेबल आपके सामने है कि मकान वर्ष पर्यंत खाली रहने के कारण क्या है। मकान किराए पर देने योग्य नहीं था तो इसका वार्षिक मूल्य 0, क्षेत्र से बाहर है, कोई कटौती भी उस पर नहीं मिलेगी क्योंकि इस क्षेत्र में आता ही नहीं है कि उस पर मकान की आय की गणना की जाए। सेकंड है एकमात्र मकान नौकरी या पेशे के हेतु जाने पर खाली रहा है तो वार्षिक मूल्य 0 होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस की कटौती भी 0 है और वैधानिक कटौती भी नहीं मिलेगी, लेकिन उस मकान को बनाने के लिए ऋण लिया गया था तो ब्याज की कटौती मिलेगी। थर्ड है मकान स्वयं के निवास में काम में लेना है तो जो उसका एक्सपेक्टेड रेंट है वो उसका वार्षिक मूल्य होगा। नगर परिषद कर का भुगतान किया गया है तो उसकी कटौती मिलेगी, वैधानिक कटौती भी मिलेगी और ब्याज की कटौती भी उस पर मिलेगी। और मकान किराए पर देना हो लेकिन उचित किराएदार नहीं मिलने की वजह से मकान किराए पर नहीं जा पाया तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी, 0 होगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस की कटौती मिलेगी, वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी और ब्याज की कटौती भी मिलेगी। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि गत वर्ष में डूबत किराए पर
डूबत किराए या बकाया किराए की वसूली, यानी रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 2017-18 से गत वर्षों के डूबत किराए की वसूली संबंधी प्रावधानों को पुरानी तिथि से बढ़े हुए किराए की वसूली के बराबर ही मान लिया गया है, और इसके जो प्रोविजंस है उनको थोड़ा इजी सरल कर दिया गया है। तो गत वर्ष से पूर्व के जो प्रावधान थे वो सब अब निष्प्रभावी हो चुके हैं। पुराने प्रावधान ये थे कि गत वर्ष से पूरे वर्षों का जो नया वसूल हुआ किराया है वो अगर प्राप्त होता है तो ऐसे डूबत किराए की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। ये पुरानी धारा है सेक्शन 25A, और ऐसी राशि तभी कर योग्य होगी जब इस संबंध में पिछले वर्षों में कटौती गई हो। लेकिन डूबत किराए की कटौती संबंधी जो प्रावधान वर्ष 2001-2002 में बदल गए थे, मकान संपत्ति से किराए की गणना करते समय पूर्व के वर्षों में वार्षिक मूल्य में से गत वर्ष से पूर्व के डूबत किराए की कटौती जाती थी, और फिर गत वर्ष 2001-2002 से केवल गत वर्ष के डूबत किराए को प्राप्य किराए में से कम कर दिया जाता है। तो अभी जो है, तो इसके लिए डूबत किराए की जो वसूली है अगर गत वर्ष 2001-2002 से पहले की है तो कोई राशि वसूल हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस पर कोई डूबत किराए की कटौती मिली हो और डूबत किराए की पूरी राशि या उसका कोई भाग प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में प्राप्त हो गया है, तो प्राप्त राशि उस सीमा तक कर योग्य होगी जितनी कटौती संबंध में पूर्व के वर्षों में उसे मिल चुकी है। ये फॉर्मूला है इसका। कर योग्य राशि जो निकालेंगे, डूबत किराया वसूली यानी बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबत किराया एक तरीके से बैड डेट्स है, रिकवर्ड हो गया है, माइनस डूबत राशि, और डूबत राशि में से कटौती हेतु स्वीकृत डूबत राशि, ये घटाने के बाद जो बचेगा वो डूबत किराया वसूली में से घटा दिया जाएगा, तो बाकी कर योग्य होगी। अब पुराने नियम निष्प्रभावी हो गए हैं। नई धारा जो सेक्शन 25A जोड़ी गई है उसमें यह है कि असेसमेंट ईयर 2017-18 से जो पुराने सेक्शन थे 25A, 25AA, 25B जो जोड़े गए थे उनको हटाकर एक सेक्शन नया जोड़ दिया है, और इसके अनुसार यदि मकान मालिक को डूबत किराए या बकाया किराए की कोई राशि प्राप्त होती है तो यह राशि उस गत वर्ष में मकान संपत्ति से आय मानकर कर योग्य होगी जिस गत वर्ष में ऐसी राशि प्राप्त हुई है, चाहे ऐसे गत वर्ष में करदाता के पास वो मकान का स्वामित्व हो या न हो। अगर ये मकान बेच भी दिया है तो भी, या उसके पास उसका स्वामित्व नहीं है तो भी अगर कोई रिकवरी होती है, कोई पैसा वसूल होता है तो वो उसके लिए कर योग्य होगा। तो इस संबंध में कुछ बात ध्यान में रखनी है कि डूबत किराए एवं बकाया किराए की वसूली कर योग्य होने पर उसमें से वैधानिक कटौती भी मिलेगी। जो 30% की कटौती दी जाती है वो डूबत किराया या बकाया किराया राशि वसूल होने पर जिस वर्ष वसूल होगी उस वर्ष कर योग्य होगी, और कर योग्य राशि में से 30% की वैधानिक कटौती मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है, डूबत राशि एवं बकाया किराया वसूल करने हेतु किए गए कानूनी व अन्य व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। यानी डूबत किराए को वसूल करने के लिए या जो कानूनी व्यय किए गए हैं या अन्य कोई खर्चा किया गया है तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलेगी। डूबत किराया एवं बकाया किराया वसूली होने वाले गत वर्ष में मकान का स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। यानी मकान संपत्ति से शीर्षक में कोई भी आय तभी कर योग्य हो सकती है जब गत वर्ष में करदाता उसका स्वामी रहा हो, लेकिन ये करदाता पूर्व के वर्षों में उस मकान का स्वामी था और जिस समय ये रिकवरी हुई है या वह पैसा वसूल हुआ है उस समय उस मकान का स्वामित्व उसके पास नहीं है या उसने उसको बेच दिया है तो भी ये उसके लिए कर योग्य होगा। यदि गत वर्ष का बकाया किराया गत वर्ष में प्राप्त हो, यानी गत वर्ष 2019-20 से है हमारा, उसका कोई बकाया किराए में वृद्धि होने पर गत वर्ष 19-20 में प्राप्त हो जाता है तो प्राप्त होने योग्य किराया बढ़े हुए किराए के अनुसार ही ज्ञात करेंगे, और यह बढ़े हुए किराए के रूप में अलग से कर योग्य नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि किसी मकान का किराया 1000 रुपये प्रति माह है, मकान मालिक ने 1500 रुपये प्रति माह किराया प्राप्त करने के लिए कोर्ट में दावा प्रस्तुत कर रखा था। गत वर्ष 19-20 में न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें 1 अप्रैल 2014 से 30 अप्रैल 2019 तक 61 माह का बढ़ा हुआ किराया प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक का 60 महीने का जो बकाया किराया है वो इस शीर्षक की आय मानी जाएगी। यानी 500 रुपये 12 महीने के हिसाब से 5 साल का है तो 60 महीने हो गए और 30,000 रुपये इस वर्ष की आय मानी जाएगी, और इसमें से उसको % यानी 9,000 रुपये की वैधानिक कटौती भी कटौती मिलेगी, और उसके बाद 21,000 रुपये उसके लिए कर योग्य होंगे।
लेकिन गत वर्ष जो 19-20 है, जो कि हमारा 1 अप्रैल 2019 से चालू होता है, तो 2019-20 में जब हम उसका किराया ज्ञात करेंगे तो यहाँ किराया हम 1500 रुपये प्रति माह मानते हुए करेंगे, और क्योंकि बढ़ा दिया गया है अतः 1 अप्रैल 2019 की बकाया राशि जो प्राप्त हुई है उसके लिए अलग से कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, बकाया किराया उस मकान का हो जिसकी आय मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाती। यानी यदि किराए की बकाया राशि किसी ऐसे मकान से संबंधित है जो सामान्य परिस्थितियों में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी जैसे यदि किसी मकान के सुचारू रूप से संचालन के लिए किसी व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन के लिए किसी कर्मचारी को मकान किराए पर दिया हो, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त बकाया राशि जो कि पहले कर योग्य नहीं हुई थी, प्राप्ति वाले वर्ष में व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, क्योंकि कर्मचारी को व्यवसाय के हित में मकान किराए पर देने से ये किराया प्राप्त हुआ है, तो ये व्यवसाय की आय मानी जाएगी। और इसी प्रकार से यदि बकाया राशि किसी कृषि भूमि पर स्थित मकान के संबंध में प्राप्त हुई है, तो चूंकि कृषि भूमि पर इस मकान संपत्ति से प्राप्त किराया कर मुक्त होता है, इसलिए बकाया राशि भी कर मुक्त होगी। तो ये नियम यहाँ लागू होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अभी बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।